हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में कहावत मशहूर है कि राजस्थान का एक ही सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह। जिस राजनेता को राजस्थान की जनता प्रेम से बाबूसा बुलाती है, आज उस शख्सियत का जन्मदिन है। भैरव सिंह जी शेखावत के बारे में, उनके किस्से, उनके जीवन के बारे में आज बताने के लिए हमारे साथ में माननीय यशवर्धन सिंह जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। यशवर्धन सिंह जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनता के मुद्दों के लिए सड़क तक संघर्ष करते रहते हैं और सरकारों से लड़ते रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिक्कर से लोहारू तक जो 4 टोल थे, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे, उन चारों टोलों को बंद करवाया और उसमें जो 250 करोड़ रुपए का जो घोटाला था उसका पर्दाफाश किया। और अभी वर्तमान में यमुना जल समझौते को लेकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में जागृति ला रहे हैं। यशवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज भैरव सिंह जी शेखावत का जो है जन्मदिन है। वो एक पुलिस अधिकारी रहे और फिर उपराष्ट्रपति तक उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया। तो उनका जो ये जीवन जो रहा, ये सफर जो रहा, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। वो छोटे से गांव खाचरियावास में पैदा हुए। ज़्यादा पैसे वाला परिवार नहीं था, सामान्य परिवार में पैदा हुए, राजपूत परिवार में पैदा हुए। बड़े होने के बाद काफ़ी दूर स्कूल तक वो पैदल पढ़ने जाया करते थे। फिर उनके पिता का देहांत हो गया, घर की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। उसके बाद पुलिस में भर्ती हो गए, स्टेट टाइम में ही। पुलिस में भर्ती होने के बाद में कुछ साल पुलिस की नौकरी की, छोटे भाई बहनों को बड़ा किया, और जब थोड़ी जिम्मेदारी कम हुई तो फिर समाज सेवा करने का उनका मन हुआ। अपनी माता से उन्होंने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद पहली बार दातारामगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार चुनाव में विजयी हुए तो कभी चुनाव हारे नहीं, लगातार राजनीति में बने रहे। अगर चुनाव हारे तो राज्यसभा के थ्रू राज्यसभा में चले गए। तो वो करीब 10 बार एमएलए रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे। तो ये उनका एक बड़ा राजनीतिक लंबा चौड़ा सफ़र रहा, जो आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुआ और लोकतंत्र पूरी तरह परिपक्व हो गया, तब तक वो राजनीति में बने रहे। तो जो आज के जो नेता हैं, वर्तमान की जो राजनीति है, वो राजस्थान की हो, भारत की हो, उन नेताओं को भैरव सिंह जी से कौन कौन सी बातें जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए? अभी राजस्थान में जो सरकार बदलने का जो पूरा गेम चला और काफ़ी जनता का भी समय खराब हुआ, पूरी सरकारें जो है वो होटलों में बंद रही, तो उस बारे में भैरव सिंह जी के जीवन से उनको क्या सीखना चाहिए? देखिए, अभी की जो राजनीति है या जो युवा अभी राजनीति में आ रहे हैं, उनके मन में एक कंसेप्शन तो ये बन चुका है कि राजनीति पैसे वालों की है। धन बल, बाहुबल, जाति बल, ये 3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। जो सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, जो एक व्यक्तिगत ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत कम है। आप भैरव सिंह जी को देखिए कि वो राजपूत परिवार में जन्मे लेकिन जागीरदार नहीं थे, साधारण परिवार से थे। खुद ने खेती की, पढ़ाई भी अधूरी रही, पढ़ाई अधूरी रहते रहते उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और राजनीति में जब वो आए तो बहुत साधारण तरीके से वो आए। लेकिन एक बार विधानसभा में जाने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी और जो सामर्थ्य की कमी, इसको कभी आड़े नहीं आने दिया। वो विधानसभा की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। वो खेतरी पधारे तो वो बताते थे कि मैं खेतरी की यहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ चला गया, मैं वहाँ पढ़ता था। उन्होंने पढ़ाई करके अपने आप को ऐसा डेवलप किया कि जब भैरव सिंह जी विधानसभा में बोलते थे तो पत्रकारों में पहले से एक संदेश होता था कि उस दिन भैरव सिंह जी का समय है बोलने का, तो पत्रकार दीर्घा पूरी भर जाती थी, कि उनको मालूम होता था कि वो पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ आएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो उनका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो साइकिल पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे। तो बहुत साधारण तरीके से उन्होंने राजनीति शुरू की, लेकिन अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा, मेहनत के बल पे वो आगे बढ़े। अब की जो फॉर्च्यूनर जमात के जो नेता हैं, उनको उनसे समझना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी आपकी पहचान है तो फिर वो गाड़ी तो कभी भी छीन सकती है, लेकिन अगर आप में व्यक्तिगत प्रतिभा है तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी भैरव सिंह जी जैसे नेताओं ने मेहनत की है। ये यशवर्धन जी, ये बताइए कि राजस्थान की राजनीति का जो इतिहास है, उसमें कोई भी मार्शल कम्युनिटी का जो है अभी तक सीएम नहीं बन पाया, मोटा मोटी अगर उसका अध्ययन किया जाए तो। लेकिन भैरव सिंह जी का जब ये नाम आता है तो ये मिथक टूट जाता है। ऐसी उनमें क्या मतलब एक अलग से कोई क्वालिटी थी जो जनता को लुभाती थी और वो सीएम रहे राजस्थान के? देखिए, अगर हम पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट उनका देखेंगे तो जाति से राजपूत जरूर थे, जिसको आप मार्शल भी बोल सकते हैं, जाति से राजपूत थे, लेकिन उन्होंने जितने भी मुद्दे लिए वो सारे के सारे उस मार्शल का जो एक छवि होती है उसके विपरीत थे।
जैसे भूमि सुधार के जो मामले थे उसमें जनसंघ में उस वक्त 8 एमएलए थे और एक चांस था कि आठों के आठों राजपूत थे और उनमें अधिकतर जागीरदार थे। उनमें से जब भूमि सुधार की बात आई तो उनमें से जनसंघ की जो लाइन थी उस पर उन 6 विधायकों ने विद्रोह कर दिया। 6 जागीरदार थे, एक और जागीरदार भी थे, लेकिन उन्होंने उस भूमि सुधार का समर्थन किया। भैरों सिंह जी अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी आई है तो भूमि सुधार होने चाहिए ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले। तो उन्होंने उस वक्त उस मार्शल के मिथक के विपरीत जाकर अपना स्टैंड लिया। अलग अलग इश्यूज पे, जैसे मामला सती प्रकरण था, सती प्रकरण शायद उन्हें इस मामले में खुद की जाति का विरोध भी सहना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। वो जो 6 विधायक थे भूमि सुधार वाले इशू पर, वो 6 के 6 विधायक लामबंद हुए कि भैरों सिंह जी को पार्टी से निकाला जाए। भैरों सिंह जी फिर दिल्ली गए, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन लोगों के साथ बैठे और उनको अपना पूरा बताया कि भाई मैं इस कारण से इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ, जो जनसंघ की लाइन भी थी। तो वो लोग ऊपर की जो लीडरशिप, उसने भैरों सिंह जी का व्यू माना और वो जो बाकी 6 विधायक थे उनको पार्टी से निकालने की कार्रवाई चालू की, उन पर कार्रवाई की। सती प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। भैरों सिंह जी ने कहा कि भाई जिस वक्त, आज देखिए मोरालिटी को आप आज की मोरालिटी को 1950 या 1450 की मोरालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। उस वक्त स्थितियां अलग थी। तो उन्होंने कहा कि सती का वो सम्मान करते हैं, सती के इशू पर उनकी बात नहीं, लेकिन आज के दौर में ऐसा प्रकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने समाज के विपरीत जाकर अपने फिर से स्टैंड लिया कि अगर मेरे फादर खत्म हुए तब मेरी माँ सती हो जाती तो हमारा क्या होता। तो उस आज की मोरालिटी को देखते हुए उन्होंने नया उस चीज़ को लिया कि भाई मैं इस चीज़ पे सहमत नहीं हूँ। पूरा समाज उनके खिलाफ था और कुछ 2-3 साल बाद ही इलेक्शंस भी थे। बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उन्होंने उनको राइट ऑफ कर दिया कि जिसका समाज ही उसके खिलाफ हो गया तो अब तो इनकी राजनीतिक यात्रा खत्म हो गई। लेकिन उन सबको नकारते हुए फिर से वो 90 में मुख्यमंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने जो हम जिस चीज़ को मार्शल मानते हैं उस थे, वो जाति से मार्शल कौम में पैदा जरूर हुए, लेकिन उन्होंने सारे इशू जो हैं वो लगभग समाजवाद के पक्ष में रहे। और एक मौका और भी आया जब पार्टी के अंदर उनका जो सुगबुगाहट हुई उनके विरोध की, वो थी जिस मुद्दे से, जिस मोमेंट से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, राम मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि भैरों सिंह जी ने उस समय भी एक ऐसा कोई कदम उठाया था जिसकी वजह से पार्टी में अंदर ही अंदर उनका विरोध जो होना शुरू हुआ था। देखिए, अगर आप राजनीतिक एनालिसिस करेंगे तो 1952 से जो व्यक्ति राजनीति में था, 1952 की परिस्थितियां क्या थी कि आपको आज के मुद्दों पर बात करनी है, आज के मुद्दों पर संघर्ष करना है, आज के मुद्दे आपको उठाने हैं। राइट विंग की जो पॉलिटिक्स होती है वो या तो इतिहास के आधार पर होती है कि इतिहास में हमारे ऊपर अत्याचार हुए या भविष्य में हम पर खतरा होगा। वो आज के प्रेजेंट की राजनीति के ऊपर चर्चा नहीं करते, वो इतिहास पर जाते हैं या भविष्य में जाते हैं। आज की मुद्दों पर उनकी पकड़ कमजोर होती है। भैरों सिंह जी आज की राजनीति करने वाले व्यक्ति थे, जो आज का समाज था, चाहे अंत्योदय की बात करें, चाहे राम में आस्था की बात करें, तो वो कच्छावा राजपूत थे। खुद कच्छावा जो है वो राम के कुल के माने जाते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, लेकिन उसका जो तरीका था वो उस चीज़ से सहमत नहीं थे। उनकी खुद की राजनीति जो थी वो पूरी तरह उसकी एंटीथेसिस थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री का मतलब मैं राजा हूँ, और राजा की कोई जाति धर्म नहीं होता। राजा पंथ निरपेक्ष होता है। राजा के पास कोई भी न्याय सेवा सुरक्षा मांगने आएगा तो वो पंथ निरपेक्ष होकर फैसला करेगा। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि देखो भाई, ये पार्टी का स्टैंड हो सकता है, लेकिन मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ, मैं इस चीज़ को ओपनली सहमति नहीं दे सकता। इसलिए मेरी मंत्रिमंडल से कोई व्यक्ति अगर कार सेवा करने जाना चाहता है तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन वो अपना इस्तीफा देकर जाए और अपनी कार सेवा करे, लेकिन मैं इस चीज़ का भागीदार नहीं बनूंगा। तो उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी थी, राजा की मॉरलिटी थी, पंथ निरपेक्षता की जो बात थी, वो उन्होंने पूरी रखी और आजीवन उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों पर राजनीति की। एक जो किस्सा जो है, जो माहौल जो थोड़ा सा अभी गंभीर हो रखा है दर्शकों के लिए भी, तो चोमू का जो किस्सा जो आप बड़ी अच्छे से सुनाते हैं, वो हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। बिल्कुल, मैं खासकर ये किस्सा फॉर्च्यूनर जमात के नेताओं को सुनाना चाहता हूँ, जो कि जिन्हें लगता है कि अगर वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से नहीं उतरे या मर्सिडीज से नहीं उतरे या स्कॉर्पियो सफारी से नहीं उतरे तो इसका मतलब उनकी राजनीति नहीं है या उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। एक बार चोमू में सभा थी, आदरणीय भैरों सिंह जी साहब वहाँ पे मुख्य वक्ता थे। वो एक दिन पहले वहाँ पहुँच गए सभा का जायजा लेने। तो वहाँ पूछा कि भाई सभा की प्रचार प्रसार कौन कर रहा है।
तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने कहा साहब जो प्रचार प्रसार करने वाला था वो दुर्भाग्य से वो व्यक्ति अभी है नहीं, किसी काम में व्यस्त है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं कर पाए। तो भैरव सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, तो एक तांगा मंगवाओ और उस पर एक स्पीकर लगवा दो। तो उन्होंने कहा साहब वो आवाज़ देकर जो पूरे बोलने वाला जो व्यक्ति है वो भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊँगा। और भैरव सिंह ने तांगा मंगवाया, खुद भैरव सिंह जी तांगे में बैठे और खुद ने सब जगह बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि क्षेत्र प्रदेश के बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत कल चोमू में सभा करेंगे, आप सब लोग वहाँ पधारें। और पूरे दिन उन्होंने तांगे में प्रचार किया। दूसरे दिन जब सभा थी, लोग इकट्ठे हुए, वहाँ भैरव सिंह जी पहुँचे और भैरव सिंह जी ने भाषण दिया। तो तांगे वाला देखकर हतप्रभ रह गया कि यार ये तो मेरे साथ बैठे थे कल और खुद ही तो अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो वो आया कि साहब आप तो खुद ही भैरव सिंह जी और आप तो खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है उसमें, जनता को बुलाना था, उसके लिए चाहे मैं अनाउंसमेंट करूं चाहे कोई और करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह की राजनीति से उठे हुए व्यक्ति थे वो। तो इसलिए हम जो आपने अभी मार्शल की बात की, तो मार्शल तो उनकी जाति से अटैच हो सकता है, लेकिन उनकी जो पूरी राजनीति थी वो तो बहुत ही समाजवादी धरातल की राजनीति थी, जो कि अभाव में चली और अभाव में चलते चलते और वो उस मुकाम तक पहुंचे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनकी पार्टी हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी थी, कभी दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं थी। आदरणीय गायत्री देवी की जो पार्टी थी वो दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं को मिलता था। भैरव सिंह जी तो अपनी प्रतिभा के बल पे सदन को कैप्चर करते थे, मंच को कैप्चर करते थे, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करते थे, तो उनका जनता में क्रेज था। तो उनका जिस पार्टी से वो संबंधित थे उस वक्त इतना बड़ा बेस नहीं था कि वो उससे मुख्यमंत्री बनते, वो तो तीसरे नंबर की पार्टी थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इन चीज़ों को हैंडीकैप नहीं माना और वो लगातार आगे बढ़ते गए। भैरव सिंह जी का जो स्वभाव है वो मजाकिया माना जाता है, और विपक्षी जो नेता थे उनके साथ में भी उनके घरेलू संबंध थे, मधुर संबंध थे, तो उस बारे में कुछ जानकारी। अभी जैसे आपने मार्शल की बात की, तो राजस्थान में मार्शल कौम जो जातियां मानी जाती हैं, बहुत सारी जातियां हैं, उनमें जाट और राजपूत दोनों जातियां भी मार्शल मानी जाती हैं पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से, और पॉलिटिकल एक प्रतिद्वंद्विता भी रहती है। आदरणीय रामनिवास जी मिर्दा, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो अगर आप एकदम से देखेंगे तो आपको लगेगा भैरव सिंह जी की फोटो है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती थी। तो आदरणीय रामनिवास जी मिर्दा साहब की बच्ची की शादी थी, उसमें भैरव सिंह जी पहुँचे। भैरव सिंह जी पहुँचे, रामनिवास जी उनको लेने आए, बातचीत हुई। तो फिर भैरव सिंह जी ने कहा कि आप तो एक काम करो, फेरों में बैठो जाके और मैं लोगों को रिसीव करता हूँ। तो भैरव सिंह जी गेट पर खड़े हो गए। तो 70-80% जनता नेताओं को तक को नहीं पता लगा कि ये रामनिवास जी नहीं है, भैरव सिंह जी हैं। उनको लगा रामनिवास जी तो यहाँ रिसीव कर रहे हैं और अंदर फेरों में भी रामनिवास जी बैठे। बाद में बहुत टाइम बाद में पता लगा कि अरे ये तो भैरव सिंह जी हैं। तब जाकर लोगों ने, तो वो इतनी, अब देखिए दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन जहाँ बात आती थी सामाजिक होने की, तो उस वक्त ऐसी प्रतिद्वंद्विता नहीं थी कि हम किसी विपक्षी को ओछे शब्द बोलें। भैरव सिंह जी के पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी भी विपक्षी नेताओं को ओछे शब्दों से नहीं बोला, हमेशा उनका मान सम्मान रखा। किसी भी तरीके की कोई जरूरत हुई तो आउट ऑफ द वे जाके मदद की। बिल्कुल, मैं हाँ, एक बार वो मेरे ख्याल से खजरेवास पधारे हुए थे, मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर था उनके पास। अचानक उनको खबर मिली, ये शायद चंदन मंजी वैद की बात है, कि चंदन मंजी वैद की तबीयत खराब है और उनको तारानगर से अगर एयरलिफ्ट नहीं किया गया तो उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो उन्होंने पायलट से पूछा कि अपने पास इतना ईंधन है क्या कि आप तारानगर जाकर उनको एयरलिफ्ट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तारानगर भिजवाया तुरंत, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, केवल उनको जब खबर मिली, हाँ स्व विवेक से उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के नेता के लिए एयरलिफ्ट करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भिजवाया और उनको एयरलिफ्ट करवाया। तो इस तरह की मोरालिटी थी उस वक्त। उस वक्त ऐसी प्रतिद्वंद्विता नहीं थी जैसी इस वक्त आज के दौर में हम देख रहे हैं। जो नैतिकता और शुचिता जो राजनीति में होनी चाहिए वो। भैरव सिंह जी को अपनी इन्हीं काबिलियतों की वजह से आजाद शत्रु भी कहा जाता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। क्या वजह रही उनकी, मतलब राजनीति करने का क्या ऐसा तरीका था कि कोई भी उनसे विरोधी हो सकता था लेकिन नाराज नहीं हो सकता था, उनका दुश्मन नहीं हो सकता था? देखिए, जब आप मुद्दों पर राजनीति करते हैं तो आपके शत्रु मुद्दों के आधारित हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपकी शत्रुता नहीं हो सकती। तो भैरव सिंह जी ने जितने भी मुद्दों पर बात की उसमें सबसे पहले तो उनका एक मॉरल कंपास था खुद का, कि ये सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि नहीं। अगर सैद्धांतिक रूप से ठीक है तो वो उसके पक्ष में खड़े हुए। जैसे भूमि सुधार आंदोलन था, उसमें वो अपनी ही जाति के विपक्ष में खड़े रहे, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन उनका ये मानना था कि राजा और जागीरदार समाज का आधा प्रतिशत 1% भी नहीं है,
99% समाज जो है वो तो साधारण किसान है जिसकी ब्रांडिंग कर दी गई है, तो उन्होंने उस 99% के पक्ष में खड़ा होना स्वीकार किया। सती वाले मामले में उस वक्त जो मोरालिटी डेवलप हो चुकी थी, उन्होंने उस मोरालिटी के पक्ष में खड़ा होना स्वीकार किया। देखिए, लोग ये कहते हैं कि वो सती के विरोध में थे, ऐसा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो बाड़ा सती माता आदरणीय बाप जी, रूप कंवर सती बाप जी, वो जीवित सती थे। उन्होंने करीब 40-50 साल तक भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। मैं भी उनके वहाँ पे काफ़ी समय रहा। वो जीवित सती थे, वो उनके यहाँ जाते थे, उनके धोख देते थे, उनकी फ़ोटो उनके प्यूजा में थी, तो इसलिए वो सती के विरोध में नहीं थे। लेकिन उस वक्त जो मोरालिटी डेवलप हो चुकी थी वो उसके पक्ष में खड़े रहे। तो इसलिए उनको, अगर आप उनका जो पॉलिटिकल विकास अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए कि उन जितनी बड़ी लाइब्रेरी आज के राजनेताओं के पास नहीं है। हर नेता के उनके पास डॉक्यूमेंटेड पूरी फाइल होती थी, जो भी किसी भी नेता के बारे में अखबार में कोई चीज़ छपी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो उपराष्ट्रपति रहे तो खूब सारे जो उनकी जो किताबें थी वो ट्रक से भर करके वहाँ तक गई। बिल्कुल, जब वो उपराष्ट्रपति बने तो यहाँ से पूरी पूरी लाइब्रेरी दिल्ली शिफ्ट हुई, और जब वो वहाँ से वापस पधारे तो ट्रक के ट्रक वहाँ से वापस आए। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं उनसे 2007 में एक बार मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कुछ भी करो, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए हर चीज़ के लिए, जितने तुम इकट्ठे कर सकते हो। तो हमेशा कागज़ की लड़ाई ज़रूरी है तुम्हारे साथ। तो उनकी प्रेरणा से जब से ई पेपर चालू हुए हैं, तो आज मेरे पास करीब 14,000 न्यूज़ क्लिपिंग्स अलग अलग टॉपिक्स पर मिलेंगी। और वो केवल भैरव सिंह जी की प्रेरणा है कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा साथ रखना चाहिए। तो ये जितनी टोल की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, अभी यमुना की लड़ाई है, ये सारी की सारी लड़ाई वही प्रेरणा है कि सबसे पहले कागज़ इकट्ठे करो, और कागज़ इकट्ठे करने के बाद में अगला स्टेप चालू करो। तो आज हम जो लाइव की संस्कृति आ गई है, फेसबुक पर एक बटन दबाओ और आप हज़ारों लोगों को कोई भाषण दे सकते हो, तो उन सारे और फॉर्चूनर जमात के नेताओं को ये एक बड़ा संदेश है भैरव सिंह जी की तरफ से कि भाई पहले मुद्दे को स्टडी करो, फिर उसमें ये देखो कि वो संवैधानिक है कि नहीं, या आप जिस मुद्दे के पक्ष में खड़े हो रहे हो कहीं वो अल्ट्रा वायरस या अनलॉफुल तो नहीं है, और उसके बाद में आप उसके पक्ष में तो खड़े हो। तो सबसे पहले आप मुद्दे को पकड़ो। तो ये उनकी एक बड़ी सीख है जो अभी की जो अभी के नेताओं को लेनी चाहिए। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भैरव सिंह जी के बारे में कि जब भी उनका कोई विरोध होता था, सड़क पे हो रहा हो, काले झंडे दिखा करके हो रहा हो, उसको भी बड़ी ही सहजता से स्वीकार करते थे। मैं इसका तो जिस दिन भैरव सिंह जी साहब शांत हुए, उस दिन हम उनके वहाँ शव यात्रा में साथ शामिल हुए। तो जिस वक्त उनकी चिता सजाई जा रही थी, तो उस वक्त एक यूनियन के नेता मेरे पास खड़े थे, तो वो मेरे जानकार भी थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब, उन्होंने मुझे बताया कि साहब आजकल के नेताओं का तो पता नहीं, आजकल के नेता तो काले झंडे से ऐसे डरते हैं जैसे उनके ऊपर कोई पत्थरों से प्रहार हो गया हो या उनके पूरे खानदान को बदनाम कर दिया गया हो। लेकिन कि एक दिन हम के भैरव सिंह जी साहब सीएम थे और हमने काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम रखा सचिवालय के पिछले गेट पे, वहाँ से वो एंटर करते थे, तो हम वहाँ काले झंडे लेकर खड़े हो गए। तो जो ही उनकी गाड़ी वहाँ से पहुँची तो हमने काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाते ही उनका जो पुलिस वाले थे उन्होंने हम पे लाठीचार्ज करने की कोशिश की, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी रुकवा कर बोला, कर रुको, क्या कर रहे हो? कि साहब काले झंडे दिखा रहे हैं। तो काले झंडे का मतलब है कि भाई इनकी कोई समस्या है और ये अपना ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी समस्या की तरफ ध्यान दो। तो ध्यान देने में कहाँ समस्या है उसमें? उन्होंने कहा भाई इनका तुम्हारा नेता कौन है? तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने कहा साहब मैं हूँ। तो उन्होंने कहा तुम गाड़ी में बैठ जाओ मेरे साथ। गाड़ी में बैठो और अंदर चलते हैं, अंदर चल के मुझे तुम्हारी समस्या बताओ, और समस्या बताने के बाद में उसका जो भी समाधान हो उसका निकालेंगे। और तुम्हारे जो संगी साथी हैं इनको बोलोगे अंदर आ जाएं और इनके चाय पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। तो इस तरह का उनका पॉलिटिकल टेम्परामेंट था। और आज अगर काले झंडे आप दिखा दो तो उसको तो याद भी रखते हैं कि तुमने मुझे काले झंडे दिखाए। अभी हमारे झुंझुनू में काले झंडे दिखाने वाले तो ठीक हैं, उनके माँ बाप तक को थाने में ले जाकर बिठा दिया गया। तो ये इस तरह की स्थिति है जो आज की राजनेताओं को समझनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जो भैरव सिंह जी के बारे में जो एक बात मशहूर है, जो आज के युवा वर्ग जो जब उस बात को सुनता है तो उसको विश्वास भी नहीं हो पाता कि भैरव सिंह जी जो है वो तंबाकू खाया करते थे। तो उसके बारे में देखिए, एक तो युवा वर्ग के लिए कि आज की मोरालिटी और उस वक्त की मोरालिटी में डिफरेंस पता रखना चाहिए कि उस वक्त सिगरेट पीना, तंबाकू खाना एक सहज बात थी। और हमारे दादा वगैरह गांव के चौपाल पर चिलम, ओके वगैरह सब पीते ही थे। जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, मौलाना आजाद पाइप पीते थे। तो उस वक्त के नेताओं को टैबू भी नहीं था और उस वक्त के समाज में स्वीकार्य थी। भैरव सिंह जी का तंबाकू वाला जो किस्सा है, मेरे ख्याल से 2000 या 2001 की बात होगी। मेरे फादर ENT स्पेशलिस्ट हैं, कान नाक गले के।
तंबाकू के खूब सारे पेशेंट उनके पास आते रहते हैं जिनके कैंसर हो जाता है। तो भैरव सिंह जी के पास विराजे हुए थे, तो पापा ने कहा कि साहब आप इतने समझदार हो, तो आप तो तंबाकू छोड़ो कि ये बेलिग्रेंसी डेवलप हो जाती है, कैंसर बन जाता है। तो मुस्कुराने लग गए। तो उन्होंने कहा कि मूल सिंह जी कि मैंने तंबाकू क्यों चालू की, उसका एक दूसरा कारण था कि नई नई राजनीति में आए थे, कोई सवाल पूछता था और तुरंत हम जवाब दे देते थे, और जवाब गलत निकल जाता था, उसका इशू बन जाता था। तो कि मैंने मेरी तरफ से तो की थी चालाकी कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। तो कि मैं मुंह में तंबाकू रखता था, तो कि कोई सवाल पूछता था तो अगर मुझे उसका जवाब तुरंत नहीं समझ में आया तो मुझे 5-10 सेकंड मिल जाते थे मैं चबाते में, तो सोचने के लिए। तो अगले को लगता था कि भाई तंबाकू चबा रहे हैं, चबाने के बाद कुछ बोलेंगे, जबकि होता ये था कि मैं उस इशू के बारे में सोच रहा होता था कि मैं एक पॉलिटिकली करेक्ट बात क्या बोलूं। तो मुझे वो 15-20 सेकंड का जो टाइम मिलता था, इसलिए मैंने तंबाकू चालू की ताकि मुझे वो टाइम मिल जाए। लेकिन वो धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो उनकी मजाकिया आदत थी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक राजस्थान के जाने माने नेता भैरव सिंह जी से अंतिम समय मिलने गए। उन्होंने जाकर धोख दी, वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। भैरव सिंह जी भी उन नेता को अच्छे कैलिबर का नेता मानते थे, लेकिन वो नेताजी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और वो भैरव सिंह जी के बच्चे की तरह थे। तो उन्होंने भैरव सिंह जी ने कहा कि तूने मेरे से केवल तंबाकू खाना सीखा और कुछ नहीं सीखा है। तो इस तरह की मजाक वो बहुत करते थे। यशवर्धन जी, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है। आपके दादाजी जो हैं वो कांग्रेस से प्रधान रहे, आपके फादर साहब को जो है बीजेपी से टिकट दिया गया, वर्तमान में आप भी कांग्रेस के विचारों से कहीं ना कहीं सहमत है। लेकिन फिर भी आपको इतनी जानकारी भैरव सिंह जी के बारे में कैसे, जबकि वो विपक्षी पार्टी से थे और आपका आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस समय आपके घर में जो माहौल कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी आपको इतनी गहनता के साथ में उनकी जानकारी? देखिए, मेरा ये तीसरी पीढ़ी की जानकारी मान सकते हैं आप। दादू साहब बताते हैं कि इमरजेंसी से जस्ट पहले दादू साहब उस वक्त उप प्रधान थे, प्रधान बाद में बने, उप प्रधान थे। तो भैरव सिंह जी साहब हमारे गांव में जो घर है, हवेली नुमा घर है, तो कोठड़ी बोलते हैं, बाहर बैठने का दालान जो होता है। तो भैरव सिंह जी साहब वहाँ पे रात को पधारे एम्बेसडर कार में और आए। तो दादू साहब ने स्वागत किया, अंदर बैठे। तो कि साहब कैसे पधारे? तो कि मैं आपको बीजेपी में लाना चाहता हूँ। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, जनसंघ था। तो कि मैं आपको पार्टी में लाना चाहता हूँ। तो दादू साहब, उस वक्त दादू साहब चुनिंदा राजपूतों में थे जो कांग्रेस में थे, बाकी माना जाता है कि गुप्त राजपूत जो है। हाँ। तो दादू साहब ने कहा कि साहब मैं तो मेरी पार्टी में ही ठीक हूँ। तो देखो मैं तो मेरी कोशिश करता रहूँगा। फिर 96 में जब फादर को भैरव सिंह जी ने बीजेपी की टिकट दी, तो टिकट देने के बाद में भैरव सिंह जी ने कहा कि सूरज सिंह जी को बोल देना कि मैंने उनसे कोशिश चालू की थी, मेरी कोशिश अब सफल हो गई है। तो फिर फादर भैरव सिंह जी के प्रभाव में बीजेपी में रहे, और भैरव सिंह जी जब तक बीजेपी में थे, जब तक विराज रहे थे, तब तक फादर बीजेपी में थे। उसके बाद जिस तरह का माहौल बना, जातिगत आधार पर सुनवाइयाँ होने लगी, जातिगत आधार पर अपॉइंटमेंट्स होने लगे, आरपीएससी जैसी संस्था में जातिगत आधार पर अपॉइंटमेंट की परंपरा चालू हुई। मुख्यमंत्री जब किसी एरिया में जन सुनवाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जातिगत आधार पर बुला रहे हैं कि ब्राह्मण आ जाएं, फिर जाट आ जाएं, फिर राजपूत आ जाएं। इस तरह की राजनीति को भैरव सिंह जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। फिर ये जो धनबल की राजनीति थी, टिकट बेच देना, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर फैमिली अलग हो गई। फादर तो मेरे अब राजनीति से लगभग रिटायर्ड हैं, और मैं कांग्रेस के विचारों से इस वक्त जो चल रहा है, जो संविधान की बात करें या सर्वधर्म समभाव की बात करें, प्लूरलिज्म की बात करें, पंथनिरपेक्षता की बात करें, इस कारण मैं कांग्रेस की तरफ मेरा झुकाव है। और मैंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। और अगर आज भैरव सिंह जी विराज थे तो मैं, भैरव सिंह जी की जो भाजपा थी वो समाजवादी भाजपा थी। भैरव सिंह जी और अटल जी की जो परंपरा परिपाटी थी, वो वाली भाजपा अलग थी और अब की भाजपा अलग है। इसलिए अब उसमें सहजता नहीं रही, इसलिए कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन जी आपका कि आपने हमारे दर्शकों को जो है भैरव सिंह जी के बारे में वो रोचक किस्से सुनाए जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है। रोचक किस्सों और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।